नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं 1833 के एक्ट से लेकर के 1858 तक के एक्ट आज अपन जानने वाले हैं। 3 एक्ट आएंगे, उनको अपन जानने की कोशिश करेंगे कि 1833 का एक्ट क्या था, 53 का एक्ट क्या था और फिर 58 का जो एक्ट था वो क्या था। ये 3 एक्ट आज अपन जानने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भारत का संवैधानिक विकास। क्या चल रहा है? भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संविधान का किस प्रकार से विकास होता है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, 1781 के एक्ट के बारे में, 1784 के एक्ट के बारे में, 1813 के एक्ट के बारे में और 1833 के एक्ट तक अपन ने जानकारी ले ली थी। लेकिन फिर भी 1833 के एक्ट को एक बार फिर से अपन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन 1833 के एक्ट की। 1833 का एक्ट है, इसे चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। पहली बात, इसको चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस एक्ट में क्या खास बातें थी, तो इसमें मोटी मोटी बातें थी कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया था। 1813 के अंदर आपको मैंने बताया था उस टाइम कि 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय का व्यापार और चीन के साथ में जो व्यापार किया जाता था उसके लिए एकाधिकार दे दिया गया था, बाकी उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1833 के एक्ट में उसके चाय और चीन का जो व्यापार था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि अब वो कंपनी कोई भी व्यापार नहीं करेगी, उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। और व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होने के बाद में वो यहां क्या करेगी, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यभार संभालेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि इस एक्ट में प्रावधान कर दिए गए, तो इस एक्ट के अंदर प्रावधान कर दिए गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो चुका है और ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यभार संभालेगी। इस एक्ट के अंदर बंगाल और जो बंगाल तथा मद्रास, जो बंबई तथा मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी उनके गवर्नरों को भी कुछ विषयों पर छूट दे दी गई कि वो कानून बना सकते हैं। आपको पता होगा कि 1773 में केंद्रीकरण किया गया था। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके अधीन रखा गया था बंबई और मद्रास को। गवर्नर जनरल जो कहेगा उस हिसाब से होगा। लेकिन यहां पर हमें देखने को मिलता है 1833 के एक्ट में कि बंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको कुछ विषयों पर कानून बनाने की छूट दे दी जाती है। और मैकाले की अध्यक्षता में यहां पर प्रथम जो विधिक आयोग है उसकी स्थापना की जाती है। और यहीं पर मैकाले के कहने पर 1833 के एक्ट के तहत ही मैकाले के कहने पर शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या रखा जाता है, शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी रखा जाता है। अंग्रेजी माध्यम में अब भारतीय लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो ये भी यहां पर किया जाता है मैकाले की अध्यक्षता में। फिर और बात कर लेते हैं, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का जो गवर्नर जनरल बना वो पहला व्यक्ति कौन बना था, तो वो बना था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। और उसने 1833 में क्या किया था, तो 1833 में उसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। 1843 में दास प्रथा पर उसने प्रतिबंध लगाया था और 1843 में ही एलनबरो गवर्नर जनरल के रूप में आता है। तो वो व्यक्ति भी क्या करता है, वो व्यक्ति भी यहां पर प्रतिबंध लगा देता है, दास प्रथा का उन्मूलन कर देता है। उन्मूलन का मतलब पता है, उन्मूलन का मतलब उसको जड़ से खत्म कर देता है। तो ये थी जानकारी 1833 के एक्ट की। और एक खास बात यह भी थी कि 1833 के एक्ट में यह कर दिया गया कि कंपनी में सेवा या फिर नौकरी के लिए जो भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति आएगा तो उसके साथ में धर्म, जाति, मूलवंश, रंग, इनके हिसाब से उनके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये चीजें वहां पर की गई थी। तो क्या क्या बातें थी उसमें, तो थी धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान और रंग के आधार पर किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह बात भी 1833 के एक्ट में कही गई थी। तो यह हुआ हमारा 1833 का एक्ट, जिसके बारे में अपन ने जानकारी ली। अब बात करते हैं अपन 1853 के एक्ट की। जो 1853 का जो अधिनियम आता है, जिसे 1853 का चार्टर एक्ट के नाम से अपन जानते हैं, इस एक्ट में क्या खास बातें थी, तो बंगाल का जो गवर्नर था उसको 1833 में पता है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। तो बंगाल में गवर्नर कौन संभालेगा, तो बंगाल में गवर्नरी संभालने के लिए उप गवर्नर का एक पद नियुक्त कर दिया जाता है। तो बंगाल में गवर्नर का पद खाली होने पर वहां पर उप गवर्नर का पद सृजित कर दिया जाता है। तो वहां पर जो संभालेगा वो कौन संभालेगा, उप गवर्नर संभालेगा बंगाल की कार्यभार को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य जो अपन ने बात की थी 24 सदस्य हुआ करते थे, तो उनको कम कर दिया गया।
1853 के एक्ट में 24 सदस्यों की जगह पर कम करके 18 सदस्य कर दिए गए थे। तो ये बात भी कहाँ की जाती है, ये बात भी 1853 में की जाती है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या घटा करके कितनी कर दी जाती है, 24 से घटा करके कितनी कर दी जाती है, 18 कर दी जाती है। और क्या बात अपन जान सकते हैं, और यह बात भी जान सकते हैं कि इंडियन सिविल सेवकों के लिए खुली भर्ती प्रतियोगिता शुरू कर दी गई, खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी गई थी। तो यह भी कब की जाती है, 1853 में की जाती है। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि 1833 के अंदर इंडियन सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता की जो बात की गई थी वो की गई थी 1833 के एक्ट में, लेकिन उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण उसको लागू नहीं किया गया था, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। लेकिन 1853 का जो अगला एक्ट आता है 20 साल बाद में, तो उस एक्ट के अंदर क्या कर दिया जाता है, उस एक्ट में इसे लागू कर दिया जाता है कि भाई इंडियन सिविल सेवकों के लिए अब से खुली भर्ती प्रतियोगिताएं होगी, उन प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके कोई भी इंडियन सिविल सेवक बन सकता है। तो यह बात कर दी जाती है। लेकिन एक खास बात 1853 में यह बात तो कर दी गई कि भाई खुली प्रतियोगिता की जाएगी इंडियन सिविल सेवकों के लिए, लेकिन यह कार्य वहां पर शुरू नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, वहां पर शुरू नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है वो तो अपने को जानना नहीं है, लेकिन यह बता दूं कि 1853 के अगले ही साल पहली बार यह आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला जो व्यक्ति था, 1854 के अंदर यह प्रतियोगिता परीक्षा शुरू कर दी जाती है। और पहला व्यक्ति जो था वो था सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है जो पहली बार आईसीएस की परीक्षा पास करता है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को पास करता है। सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन था, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर का भाई हुआ करता था। ये थी 1853 के एक्ट की बात। अब बात करते हैं अपन 1857 के बाद में पहली बार ब्रिटिश ताज का शासन शुरू होने वाला था। 1858 का एक्ट आता है। 1857 में भारत में क्रांति हुई थी। उस क्रांति के असर को देखकर, उस क्रांति का जो प्रकोप रहा, उस प्रकोप को देख करके वहां की जो ब्रिटिश ताज में ब्रिटिश क्राउन जो थे, वो जो महारानी थी, कौन थी, महारानी थी विक्टोरिया। कौन थी महारानी, महारानी थी विक्टोरिया। तो 1858 में विक्टोरिया महारानी के द्वारा एक घोषणा पत्र डिक्लेयर किया जाता है। इस बार मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो एक्ट आ रहे थे वो संसद के द्वारा पारित किए जा रहे थे, लेकिन यह जो घोषणा पत्र आया था वो खुद विक्टोरिया के द्वारा यहां पर लागू किया जाता है। तो विक्टोरिया के द्वारा यह डिक्लेरेशन किया जाता है, यह महारानी का घोषणा पत्र या फिर इसे आज्ञा पत्र मान सकते हैं अपन। और इसके अंदर क्या बात थी, तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, अब तक तो अपन ने जान लिया 1773 से लेकर के 1858 तक का जो शासनकाल रहा, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासन सौंप दिया गया था। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासन सौंप दिया गया था। वो प्रशासन कार्यभार सब कुछ संभाल रही थी। लेकिन अब 1858 से जो एक्ट हमारे चालू होंगे वो कौन से होंगे, 1858 से लेकर के 1947 या फिर 1950 तक हमारा संविधान लागू होता है। तब तक कौन से कानून लागू होंगे, वो होगा वो ब्रिटिश ताज का शासन कहा जाएगा। जब तक देश आजाद हमारा नहीं होता है तब तक ब्रिटिश ताज का शासन रहेगा। तो दो पार्टों में अपन ने इसको बांट दिया है और दूसरा पार्ट हमारा शुरू होता है अब। 1858 का एक्ट महारानी विक्टोरिया के द्वारा यह डिक्लेयर किया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता हस्तांतरित करके ब्रिटिश जो सत्ता है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता चली जाती है। तो ये यहां पर क्या होती है मुख्य बात, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश संसद के पास कहें या फिर ब्रिटिश ताज के पास में कहें या फिर ब्रिटिश साम्राज्य के पास में हमारा जो ये है भारत चला जाता है। भारत एक उपनिवेश के रूप में उभरता है, यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। पहली बार अपन यह कह सकते हैं कि भारत उपनिवेश के रूप में डिक्लेयर हो चुका है। महारानी ने अपना डिक्लेयर कर दिया है घोषणा पत्र के माध्यम से। तो भारतीयों के लिए लंदन के अंदर एक भारत सचिव का पद भी निर्मित किया जाता है। क्या किया जाता है, एक भारत सचिव नामक एक पद भी नियुक्त किया जाता है 1858 के एक्ट के तहत। और जो ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी होगा, जो कौन होगा, भारत का ब्रिटिश क्राउन के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। उसका काम होगा भारत के कार्यभार को संभालना, पूरा का पूरा उसकी जानकारी ब्रिटिश क्राउन तक पहुंचाना। ये सारी जानकारियां उसको पता होनी चाहिए थी भारत सचिव को। तो ये भारत सचिव का पद सृजित कर दिया जाता है। जो भारत का गवर्नर जनरल था, जो 1833 के एक्ट में बनाया गया था, उसको अब समाप्त कर दिया गया। 1833 में जो गवर्नर जनरल था उसे अपन ने देखा था कि भाई 1833 के एक्ट में जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और फिर
58 की बात करें तो यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया, और भारत का जो वायसराय था वो भारत में सर्वोच्च सैन्य पद था, ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी था, ठीक है। और अगर बात करें सर्वोच्च सैन्य पद वो था ही। और बात करें प्रथम वायसराय की, तो प्रथम वायसराय कौन था, तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है, लॉर्ड कैनिंग का नाम हमें देखने को मिलता है। दोहरे शासन का यहाँ पर अंत हो जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति यहाँ पर हो जाती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो संस्था बनाई गई थी उस संस्था को समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ पर केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो संस्था थी वो चलती है केवल। और पील कमीशन की सिफारिश पर भारतीय सैनिकों में कुछ बदलाव किया गया, क्योंकि पिछले ही साल 1858 में एक क्रांति हुई थी और वह क्रांति सैन्य क्रांति थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बदलाव किया जाता है बहुत बड़ा। तो वह बदलाव पील कमीशन की सहायता से, पील कमीशन की सिफारिश पर किया जाता है। क्या बदलाव किया जाता है, तो वो बदलाव किया जाता है कि 5:1 के जो सैनिक थे, 5 भारतीय सैनिक और 1 ब्रिटिश सैनिक, 5:1 थे। हर 5 भारतीय सिपाहियों पर 1 ब्रिटिश सैनिक हुआ करता था। तो यहाँ पर इसको बदल दिया गया, इसको कर दिया गया 2:1 में। तो 5:1 के स्थान पर 2:1 में कर दिया गया कि हर 2 भारतीयों पर 1 सैनिक तो ब्रिटिशर्स जरूर होगा। तो ये यहाँ पर जानकारी हमें देखने को मिलती है 1858 के एक्ट के बारे में। तो 1858 के एक्ट के बारे में अगर अपन बात करें तो इसको कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1858 का एक्ट, ठीक है। इसको महारानी का घोषणा पत्र कह सकते हैं, और यहीं से ताज का शासन शुरू होता है। 1858 से 1947 तक चलेगा, देश आजाद नहीं होगा तब तक। तो यहाँ पर ताज का शासन था, इसको भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, भारत में शासन अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें क्या क्या खास बातें थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता हस्तांतरित कर दी गई, किसके पास में कर दी गई, तो वो कर दी गई ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दी गई। भारतीयों के लिए एक भारत सचिव पद का निर्माण कर दिया गया, जो ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था, जो बिचौलिया एक तरीके से कह सकते हैं। भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सचिव के पास में थी, हर कार्यभार उसको संभालना था, ठीक है। एक वायसराय बना दिया गया, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको बदल करके वायसराय बना दिया गया। प्रथम वायसराय जो था वो कैनिंग था, ठीक है। और वायसराय जो हुआ करता था वो एक भारत में सर्वोच्च सैन्य पद हुआ करता था, प्रथम वायसराय कैनिंग था। और भारत में रहकर के ब्रिटिश क्राउन के प्रति जो उत्तरदायी था वो कौन था, तो वो यही व्यक्ति था, भारत का वायसराय। और पील कमीशन की सिफारिश पर सैनिकों की संख्या 5:1 के स्थान पर 2:1 के कर दी जाती है। तो ये था हमारा 1858 का एक्ट। आज अपन ने बहुत से कुछ जान लिए। मुझे अफसोस हो रहा है कि 12 मिनट 58 सेकंड के अंदर अपन ने बहुत सारी जानकारियां ले ली है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो समझ में आया है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर एक साथ एक ही समय में सारे के सारे एक्ट लेकर के आएंगे, पूरा का पूरा संवैधानिक विकास एक ही वीडियो में बनाएंगे। तो उस समय आप बता देना क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, उनको सुधारी जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है।